Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm So hello students, how are you? Fine I hope. So let's commence today's lecture. आज जो है हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट. Okay, so let me give you a brief introduction regarding this chapter and then later on we'll start with format और फिर जो है अंदर का कंटेंट देखेंगे क्या है. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू आस्क मी द होल चैप्टर कंटेन्स ऑफ 14 मार्क्स 14 मार्क्स. अभी 14 कैसे मैं वो बता दे रहा हूँ आपको. इन बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें जो है दिस इज सम विच कम्स ऑफ 6 मार्क. ओके, प्लस 2 मार्क्स थियरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कम्स, तो टोटल हो गया 8 मार्क्स. और वाइवा में जो है देयर इज अ रिटन क्वेश्चन, वाइवा जो आपका होता है उसमें आता है आपका एक क्वेश्चन ये 6 मार्क का. सो टोटल इफ यू एड अप दिस गोज टू अराउंड 14 मार्क्स कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो एकदम बेसिक देखेंगे क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन फिर जो है लाइक बेसिक मीनिंग एंड ऑल एंड देन we'll try to start with the format and all. Okay, so let's start with cash flow statement. So regarding cash flow statement, if you ask so cash flow statement क्यों बनाते हैं, the reason behind why we deal with cash flow statement basically is that if we recall something of 11th standard जो हमने final accounts किया था उसमें जो है 3 things what we saw. The first was dealing with trading account, कैसे trading account बनाते हमने वो देखा था. And then further after trading account we also saw how to make P&L account, है ना. और लास्ट में जो हमने देखा था द स्टेटमेंट विच इज नोन एज बैलेंस शीट, है ना. सो अभी जो है रिगार्डिंग दिस थिंग इफ यू आस्क, ये 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट जो है एक चीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इट गिव्स यू द डायरेक्ट प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट गिव्स यू द इनडायरेक्ट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से जो है पता चल जाता है कि कितना लायबिलिटी और कितना असेट है. बट द प्रॉब्लम इज दिस, ये 2 अकाउंट एक स्टेटमेंट जो है दिस डजंट गिव यू द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ कि कंपनी में कितना कैश जो है इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है. सर मतलब इफ यू लुक इनटू दिस अकाउंट एंड वन स्टेटमेंट इट नेवर शोज हाउ मच देयर इज अ इनफ्लो एंड हाउ मच देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ द कैश, है ना. रिसीट और पेमेंट कितना हुआ है कैश का वो पता नहीं चलता है. तो इन ऑर्डर टू नो दैट वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इफ यू आस्क मी इट इज अ स्टेटमेंट, सिंपल में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. सिंपल से इतना याद रखना है कि कितना कैश आया और कितना गया, दैट इज रिकॉर्डेड इनटू कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो अभी जो है बेसिक एक मीनिंग क्लियर हो गई कि कैश फ्लो क्या होता है. इट इज एन स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, है ना. अभी जो है क्यों प्रिपेयर करते हैं वो भी हमको पता है. वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू नो कि विद इन वन फाइनेंशियल ईयर और वॉट एवर पीरियड बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड. बेसिकली ये जो है 1 ईयर के लिए बनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. सो विद इन 1 ईयर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, वो चीज जानने के लिए हम इसको बनाते हैं. ठीक है, तो अभी जो है लाइक बेसिक मीनिंग आई गेस क्लियर होगा सबको एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर. तो कुछ दूसरी चीजों पे जाते हैं. जैसे जैसे जो बेसिक इनपुट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनटू दिस, मतलब कि जो है क्या क्या चीजें देखने वाले हैं. और यू कैन से फॉर्मेट एक बार देख लेंगे कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है. रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इफ यू सी, ये जो पूरा स्टेटमेंट जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सर 3 पार्ट में मतलब बेसिकली इट हैज 3 मेजर हेड्स यू कैन से, है ना. तो क्विकली जो एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से रहेगा ये. So regarding cash flow statement, as I said, it has basically 3 different parts. तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, देर आर सर्टेन थिंग्स व्हाट वी राइट हियर, वो देखेंगे बाद में. पहले 3 हेड्स आपको क्लियर कर दूं मैं. देन यू हैव cash flow from investing activity, and then last you have
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीन मेजर हेड्स हैं, पहला होगा आपका ऑपरेटिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दीज थ्री मेजर हेड्स देयर आर सर्टेन थिंग्स विच ऑन रेगुलर बेसिस जो हम यहां रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर वो चीजें हम इनपुट करते हैं और फिर सर्टेन कैलकुलेशन के बाद जो है लाइक व्हाट वुड बी द कैश फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो हम यहां पे टोटल एड अप करके कुछ चीजें लेस करके देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वी डू इनटू दिस, इस हेड के अंदर, इतने के अंदर बहुत सी चीजें हम लिखेंगे एंड देन फर्दर इन्वेस्टिंग लिखेंगे और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और फिर टोटल करके जो है पता चलेगा कि विद इन अ ईयर कितना जो है कंपनी का इनफ्लो एंड कितना जो है कंपनी का आउटफ्लो हुआ है। सो क्या क्या याद रखना है, देयर आर थ्री मेजर हेड्स। कौन सा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो ये जो है तीन वर्ड आपको जो है याद रखने हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। दीज आर दी थ्री मेजर हेड्स ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये करके जो है वील ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले जो है क्लियर करेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में व्हाट आर द कंटेंट्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट आर द कंटेंट्स दैट वी एक्चुअली पुट इनटू दैट, है ना। सो पहले जो है वील स्टार्ट विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसके अंदर की चीजों को पूरा जो है वील ट्राई टू कवर अप और फिर बाद में जो है द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। So regarding operating activities, so operating activities, if you ask me the basic meaning regarding this, so with the name itself we can say that जो कंपनी में जो है डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट इज बीन डन इनटू बिजनेस, दैट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी सर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज मतलब क्या हो सकता है? सी रिगार्डिंग दैट इफ वी डिस्क्लोज कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज आखिर इंक्लूड क्या क्या करता है, तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनफ्लो देख लेंगे फ्रॉम इनफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब रिसीट, आउटफ्लो मतलब पेमेंट, पैसा बाहर गया, इनफ्लो मतलब पैसा अंदर आया है। सो ऑपरेटिंग में जो है विल ट्राई टू कवर अप क्या क्या चीजें आ रही है और पहले से ही जो है डिवाइड करके रखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम समझेंगे। सो रिगार्डिंग ऑपरेटिंग अगर हम इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और यू कैन से रिसीट, यू कैन से दैट कि सर इट इंक्लूड्स सबसे पहले सेल्स, क्वाइट ऑब्वियस है कैश सेल्स, चलो लिख ही देते हैं कैश सेल्स। सो इट इंक्लूड कैश सेल्स। फर्दर और क्या हो सकता है? एवरीडे एक्टिविटी पे इनफ्लो, पैसा किस तरीके से अंदर आ सकता है सर? इट कैन बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, है ना। डेटर्स जो पैसे दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे हैव परचेज समथिंग, कुछ उन्होंने कुछ उन्होंने पहले परचेस किया होगा और आज जो आपको पेमेंट कर रहे हैं। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर कलेक्शन, ऑलमोस्ट डेटर्स जैसा ही जो है कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, या जो बिल्स रिसीवेबल आपको मिल चुका है। सो अगर ये तीन चीज पे हम देखेंगे, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, बट इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों चीजों में जो है ना कंपनी के पास क्या आ रहा है? कंपनी के पास जो है कंपनी इज रिसीविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू लुक, ये तो इनफ्लो हो गया। अब जरा आउटफ्लो के हिसाब से देखते हैं कि व्हाट थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड इनटू दिस। सो इट कैन बी सर कैश परचेस, है ना, कैश परचेज हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम कैश परचेज, जस्ट लाइक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वी कैन ऑल्सो राइट पेमेंट टू, एक्सीलेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि ये भी तो जो है दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिजनेस का ही पार्ट है दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पेमेंट टू बिल्स रिसीवेबल, हियर वी कैन राइट पेमेंट टू बिल्स पेबल, करेक्ट। अच्छा, और भी चीज आ सकती है यहां पे हम देखें तो कलेक्शन ऑफ फीस हो सकता है, कमीशन हो सकता है। दिस पार्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? बिजनेस एक्टिविटी, और यू कैन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस बेसिक ऑपरेशन जो होता है। बिजनेस में बहुत सी चीजें करती हैं। देयर आर मेनी बिजनेस फर्म जिनका काम है लाइक बेसिकली यू कैन से फ्रूट सेल करना, बट अपार्ट फ्रॉम सेलिंग फ्रूट और भी चीजें कर रहे हैं। शॉप दे दिया उन्होंने रेंट पे,
सो वो चीजें हम नहीं देख रहे, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, बस ऑपरेटिंग, जो कि बिजनेस का है, जो कि बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस होता है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ फीस कमीशन कैन बी कंसिडर्ड एज इनफ्लो ऑफ द कैश। अच्छा, आउटफ्लो में जो है बेसिक अगर हम देखें तो, और यू कैन से ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन मेंशन वेजेस, सैलरी, wages and salary also can be wages and salary can also be considered as operating expense, and it is basically an outflow of the cash. अच्छा, payment of income tax है ना, ये सारी चीजें क्या है, सब में सर कैश आउटफ्लो हो रहा है, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज व्हाट यू हैव मेंशन्ड हियर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बेसिक आइडिया तो मिल गया कि सर कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है। Initially we try to understand what is cash flow, पता चल गया कि सर it is a statement which shows inflow and outflow of the cash. Further we have seen that cash flow statement basically it has 3 different heads, है ना, पहला होगा ऑपरेटिंग, दूसरा होगा आपका इन्वेस्टिंग, और तीसरा होगा आपका फाइनेंसिंग। ओके, फर्दर वी आर ट्राइंग टू नाउ डिस्क्लोज कि आखिर ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। अभी हम फॉर्मेट वाइज नहीं देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग होता क्या है। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स द बेसिक बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ इसको अगर हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी नो दैट कि कैश सेल्स हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, रिसीट ऑफ फीस, कमीशन, इज ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक बिजनेस ऑपरेशन, और इसीलिए जो है जाएगा इनफ्लो में। नाउ ऑन द अदर हैंड आउटफ्लो में जो इफ यू लुक, कैश परचेज हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गया, वेजेस, सैलरी, इनकम टैक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये जो है ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें वो क्लियर है। अभी हमने उसके अंदर की और भी चीजें हैं, लाइक फॉर्मेट वाइज वी विल गो कि ऑपरेटिंग में पूरा एक्चुअली में किस तरीके से जो है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी रिटन इनटू दैट। सो बेसिक थोड़ा सा जो है आपको क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें हैं। नाउ रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, एज आई सेड विल गो फॉर्मेट वाइज। तो पहले जो है विल टोटली ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हाउ वी हैव टू राइट। ओके, सो रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो एक बार जो थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज देख लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते। चलो ऑपरेटिंग में जो है व्हेन यू राइट दिस हेडिंग, अब इसके बाद सबसे पहले क्या क्या चीजें लिखनी सर। सो सर्टेन थिंग्स व्हाट यू हैव टू मेंशन, सबसे पहले ये आएगा आपका net profit before tax. Now regarding this that is net profit before tax, ये जो आपका रहेगा, अगर आप फॉर्मेट वाइज चलो देख लेते हैं। So the first thing what you have to mention is net profit before tax. Sir, how we will find this? Is it directly given into question? Well, in most of the cases, net profit before tax is not given directly into the question. In order to find net profit before tax, there are certain calculations which you have to do. There are certain things which you have to add, and in a very rare case, there is a certain thing what you have to subtract. Basically, format में देखें तो add और subtract दोनों चीजें हैं, बट बहुत रेयर केस में सबट्रैक्ट वाला जो है कंटेंट अवेलेबल होता है एग्जाम में। सो इन ऑर्डर टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, आई वुड से दैट बेटर यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, एक बार थोड़ा सा इससे बाहर आएंगे, है ना, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ चीजें जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना, इन अ काइंड ऑफ वर्किंग नोट यू कैन से। तो इन ऑर्डर टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करें सर ये क्वेश्चन से जो है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम द क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, यू जस्ट हैव टू पुट एट द राइट प्लेसेस एंड क्विकली जो आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। सो ये कैसे मिलेगा सर? ओके, तो इसके लिए जो एक छोटा सा वर्किंग नोट पहले हमको जो है बनाना पड़ेगा। टेक एनी ऑफ द फ्रेश पेज है जहां पे भी आपको ठीक लगे, बेसिकली नेक्स्ट पेज आप लोगे, विद इन द फॉर्मेट इसको नहीं करना है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज कि इसी फॉर्मेट के अंदर ये बनेगा, नहीं, ये समझ लो हम दूसरा पेज ले रहे हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले जो है व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल होगा, टेक नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर एंड देन एड सर्टेन थिंग्स। सर क्या ऐड करें?
ड्यूरिंग द ईयर वॉट एवर रिजर्व्स एंड प्रोविजन यू हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जितने भी आपने रिजर्व्स प्रोविजंस यू हैव मेड, ब्रिंग बैक दैट अमाउंट अगेन, क्योंकि हमको जानना है कि एज ऑन 1 अप्रैल व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन। मतलब सर बिफोर मेकिंग ऑल द रिजर्व्स, बिफोर मेकिंग प्रोविजन ऑन टैक्सेस and before distributing dividend we have to figure it out कि before doing all these things कंपनी का जो है पोजीशन कहां रहा होगा। So in order to know that what you have to do, net profit before tax, further there are things what you have to add, reserves, basically general reserve and all those things would be given, वो आपको add up करना है, and apart from reserve certain other things such as प्रोविजन ऑन टैक्स, ठीक है सर ये भी ले लिया हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोविजन ऑन टैक्स देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच वी विल टेक सच एज प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। नाउ sorry, not of current year, of previous year. Now regarding proposed dividend of current year previous year, this is something which like basically you can say जब आपके पास ये proposed dividend का figure होगा ना क्वेश्चन में, this will be available for both the years. Now regarding proposed dividend, what you have to keep in mind is that this is always taken of previous year. जब आपके पास क्वेश्चन होगा ना, in that you will see that proposed dividend where they have given, यहां पे जो है proposed dividend will be of both the years. मान लो जो है you are doing the accounting of 2017, you will find the figure of 17 also in the question as well as you will find the figure of 16 also. So लेना कौन सा है, लेना अपने को previous year का है। तो what is the reason that we are taking of previous year? What is the concept behind proposed dividend? तो एक बार जो है थोड़ा सा और पीछे जाएंगे समझने के लिए, सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहां पे लिख दो तो याद रहेगा, बट इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि क्यों हम प्रीवियस ईयर के ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो करंट ईयर के आर टेकिंग, व्हाई प्रपोज्ड डिविडेंड यू आर टेकिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, द रीजन बिहाइंड इज दैट प्रपोज्ड डिविडेंड इज गिवन इन सच अ वे। अभी देखो क्या होता है ना कि एक दिन जो है मीटिंग होती है ना, टॉप लेवल की मीटिंग होती है, टॉप लेवल में कौन आता है हमको पता है, वी हैव डन इन बिजनेस स्टडीज। सो इन दैट दे डिसाइड कि आखिर जो है टू द शेयर होल्डर, टू द स्टेक होल्डर्स, व्हाट इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सर मीटिंग होती कब है, बैलेंस शीट फाइनलाइज करने से पहले। अच्छा बैलेंस शीट जो है फाइनल होता है 31/3/2000, जो भी ले लो, चलो 2016 ले लेते हैं। नाउ इन ऑन दिस डे बैलेंस शीट इज फाइनलाइज्ड, पता है हम लोगों को। नाउ इसी दिन जो है डिसाइड होता है दैट what is the amount of dividend that is to be given to the shareholder. Now all the directors, all the board of directors including the chairman, they decide certain amount और फिर उनको वो approve करते हैं कि okay this is the amount that is to be distributed to the shareholder. This is approved. When it is approved, it is approved on 31/3/2016. But दिस इज अप्रूव्ड इन दिस ईयर, बट वो जो है ना तुरंत नहीं पेमेंट होता है, द पेमेंट इज मेड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब सर मतलब क्वाइट ऑब्वियस है, वो जो है 16-17 में उसका पेमेंट किया जाता है। देखो डिसाइड कौन से ईयर में हुआ, डिसाइड इट वाज डन इन 15-16, बट द पेमेंट इज डन इन द ईयर 16-17। इसीलिए जो है दैट इज द रीजन दैट प्रपोज्ड डिविडेंड इज ऑलवेज टेकन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड नॉट ऑफ करेंट ईयर, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आज टुडे द डिविडेंड इज प्रपोज बट द पेमेंट विल बी डन इन द अपकमिंग ईयर। तो याद रखना कि प्रपोज डिविडेंड लेना कौन से ईयर का, बिकॉज दिस टर्म टू बी लाइक ये बोल सकते हो दैट एवरी ईयर स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज कि कौन सी ईयर का लेना है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई दे गेट कंफ्यूज इज दैट, इसके बाद 3 चीजें हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू ऐड इज interim dividend, but this is to be taken off current year. तो interim dividend current year, proposed dividend previous year, और वो जो है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को।
तो सर ये इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन? प्रपोज डिविडेंड तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो वी नो दैट प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन ऑफ प्रीवियस ईयर इन द फॉर्मेट. हम क्या कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसको भी फाइंड करने के लिए हमको एक फॉर्मेट सीखना पड़ रहा है. इन दिस फॉर्मेट वी नो दैट नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विल बी टेकन. ये डायरेक्टली अवेलेबल होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन थिंग्स व्हाट यू हैव टू ऐड इज रिजर्व्स. वी हैव टू ऐड provision on tax. We have to add proposed dividend of previous year. करंट ईयर का नहीं है. करंट ईयर का बस एक ही चीज लेंगे. क्या लेंगे? इंटरिम डिविडेंड. दैट इज टू बी टेकन ऑफ करंट ईयर. सर आपने बताया नहीं कि व्हाई दिस इज टू बी टेकन ऑफ करंट ईयर. बिकॉज इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इट इज बिटवीन द ईयर दैट दे डिसाइड एंड दे पे ऑन द स्पॉट. सर मतलब सपोज करते हैं दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड अनदर मीटिंग. दे हेल्ड द मीटिंग ऑन 31st, चलो विल टेक 31st अगस्त 2000. हम 16-17 में 16, चलो 31st नहीं लेते हैं, 15th अगस्त को ले लेते हैं, है ना. इट वॉज हॉलीडे एंड एवरीबडी डिसाइडेड ओके टुडे वी विल डू द मीटिंग. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ 15th अगस्त को. डिसाइड हुआ ओके लेट्स गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. तो बिटवीन द ईयर वॉट एवर डिविडेंड इज गिवन दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड. तो वो लेना है कौन से ईयर का? करंट ईयर का. ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर टेकिंग प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड. तो ये तो क्लियर होगा आप लोगों का. ओके नाउ मूविंग फर्दर, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब चीजें क्या करनी है सर? ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड. और बस यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली वन थिंग दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. बस एक ही चीज सब्ट्रैक्ट करना आता है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स. जो भी रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड एट द एंड वॉट एवर फिगर यू आर गेटिंग वो आपका क्या रहेगा? दैट विल बी योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सर एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए. इन ऑर्डर टू फाइंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें बहुत सी चीजें वी आर गोइंग टू. देखो रिगार्डिंग दी 3 फॉर्मेट, 3 heads, operating and investing or financing, this is something which is little bit more complicated compared to other two. इसी में जो है ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा आपका. अदरवाइज वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, investing and financing will be little bit easy for you. Okay, so regarding operating activities, net profit before tax कैसे फाइंड करना हमको पता चल गया. सर we have to take net profit of current year. current year का net profit लेना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली होगा. Okay, reserves you have to take. Apart from that, provision on taxes, proposed dividend of previous year, interim dividend of current year, and then you have to subtract that with refund of income tax. Now it may be possible that while you are doing कुछ चीजें अवेलेबल ना हो क्वेश्चन में. सर देन व्हाट वी हैव टू डू? छोड़ दो उसको एज इट इज. इट और बहुत से केसेस में क्या होता है ये कुछ भी नहीं दिया रहता, बस आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया होता है. तो सर तो फिर वही उठा के यहां पे लिख दो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना आपको. एंड इन मेनी केसेस दे गिव प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर एंड दे गिव रिजर्व्स, और बाकी कोई चीज नहीं होती है. तो बस इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दो. सो फॉर्मेट रेडी रखो एंड वॉट एवर थिंग्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन पुट अप करो, टेक द फिगर, कॉपी पेस्ट हियर. ठीक है सर. ये कैसे फाइंड करते हैं अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वी आर वेरी मच क्लियर विद दैट. नाउ मूविंग फर्दर इनटू दिस नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो वंस यू आर डन विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखते हैं आगे जो है ये क्लियर होगा आगे सभी को, है ना. तो देखते हैं आगे जो है क्या क्या चीजें आपको और जो फाइंड करनी है एंड सम अदर थिंग्स. चलो सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया सर. उसके बाद सर नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश expenses and non ऑपरेटिंग आइटम्स. ये पहला चीज हमने देखा. ये दूसरा सर ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं डायरेक्ट मिलेगा. ये तो समझ लो कि हेड के अंदर एक और हेड है. तो बिफोर वी अराइव दैट हाउ टू फाइंड एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बिफोर दैट पहले जो ना विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ये आखिर है क्या? ये
नॉन कैश एक्सपेंस। फिर जो है जाएंगे इस पर और फिर आप ही डिसाइड करना कि वेदर इट इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश। ये तो पता था सर, इनफ्लो था, पैसा आ रहा है, नेट प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है, दैट इज वाई वी आर एडिंग दिस। सर व्हाट इफ नेट लॉस? पता है आपको क्या करना है नेट लॉस में? पैसा तो आता नहीं, पैसा जो है जाता है। वेरी गुड। सो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट है प्लस or minus, that we have not decided yet, that we will decide, depends upon the explanation, depend upon what you are understanding. So first we'll disclose this term non cash expense and then we'll disclose this term non operating items कि होता क्या ये चीज है। First of all sir, how it can be possible that there's an expense but it is a non cash expense, how this can be possible? चलो, in order to understand net non cash expense होता क्या है, we'll take certain example। चलो एक चीज पहले बताता हूं, नॉन कैश एक्सपेंस जो होता है ना वो ऐड करना होता है। क्यों ऐड करना है, व्हाट इज द रीजन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स रिकॉल पीएनएल अकाउंट जो हम बनाते थे 11th में, है ना। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कंसिडरिंग दैट ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी टेक इन अमाउंट, टेक इट एज 1 लाख, ठीक है। नाउ अभी जो है पीएनएल में सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो आई विल मेंशन, विल राइट सच एज डेप्रिसिएशन, विल राइट बैड डेब्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन राइट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, है ना, ये सब हम यहां लिखते थे। अच्छा, दिस इज 1 लाख नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, direct profit you can say। अच्छा, depreciation is of 10,000, bad debts is of 5,000, loss on sale of fixed asset considering 5,000। now हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा फिर? सर 1 लाख है, उसमें से जब 20 माइनस कर दो, द नेट प्रॉफिट गोज टू 80,000, करेक्ट? आप बोलेंगे करेक्ट, मैं बोलूंगा इनकरेक्ट है ये। सर कैसे इनकरेक्ट है? सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, बट माई पॉइंट इज दैट पीएनएल अकाउंट ठीक है वो बताता है नेट प्रॉफिट कितना है, बट द प्रॉब्लम विथ पीएनएल अकाउंट इज दैट ये जो है ना पीएनएल अकाउंट, इट टेक्स ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली नॉन कैश। तो इफ यू लुक इनटू दिस, तो ये जो एक्सपेंसेस है यहां पे जो 3 चीजें हमने मेंशन किया हुआ है, ऑल दिस 3 एक्सपेंसेस आर एक्चुअली नॉन कैश एक्सपेंस। सर हाउ? कंसिडरिंग वन सिचुएशन, आप सभी के घर पे फर्नीचर होगा एंड सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, many of you might be having laptop, a MacBook। तो now looking from depreciation point of view, every year their value decreases। 4-wheeler है, 2-wheeler है, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, every year it decreases। but in reality if I ask you, क्या सच में जो है, okay it is an expense, yes depreciation is expense, but in reality just like salary, just like any other expenses, cash expense basically I would use that word, क्या इन सब चीजों में जो है, in all these expenses in reality the cash goes out of the business? well I guess your answer would be no, because in सारे केसेस में कैश एक्चुअली बाहर नहीं जाता बिजनेस में, but still we are considering it as an expense, despite, in spite basically you can say that in spite कैश बाहर नहीं जा रहा है, स्टिल हम उनको एक्सपेंस मान के चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन में किधर पैसा बाहर जा रहा है? वी आर नॉट लूजिंग कैश एट ऑल इन डेप्रिसिएशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू बैड डेब्ट्स, although the person is not paying the money and he ran away or he was not able to pay us cash, but in reality we are actually not facing any kind of expenses in the form of cash। the same thing goes with the loss on sale of fixed asset or any of the asset considering that it consists of, मान लो उसकी करंट वैल्यू 1 लाख है, उसको हमने सेल कर दिया 40,000 में, कितने का लॉस हो? 60,000 का, वो हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। बट इन रियलिटी यहां पे 5,000 हमने लिखा है, इन रियलिटी जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, क्या उसमें सच में कैश बाहर जा रहा है क्या? बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा है। तो फिर तो सच एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन कैश एक्सपेंस, बट पीएनएल तो इनको माइनस कर चुका है, बट आप बैंक में चेक करोगे स्टिल यू विल फाइंड इट एज 1 लाख। But in reality, on paper, you will see that you will get 80,000 because आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को माइनस किया हुआ है। तो नॉन कैश एक्सपेंस क्या है पता चल गया सर, दोज एक्सपेंसेस जो कि हमको लग रहा है बाहर गया है, बट इन रियलिटी कैश बाहर गया ही नहीं है। सो व्हाट शैल वी डू सर? सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, नॉन कैश एक्सपेंस जितने भी हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड हियर।
बिकॉज पैसा तो बाहर गया ही नहीं था, तो फिर लेके आओ वापस, ऐड करो यहां पे नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है सर, तो क्लियर है कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट सच नॉन कैश एक्सपेंसेस आर एडेड हियर। अब देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होता है। से दीज आर दोज थिंग्स इन विच कैश इज एक्चुअली paid or received, but it was not regarding the daily business routine. For example, take an example as earlier I told you, a person who is a fruit seller, ठीक है ना, अभी वो बंदा फ्रूट सेल करता है, चलो we'll take example of DMart. Now the basic business operation what DMart does is selling groceries, the basic business food items through their retail stores. अभी यहां पे जो है it might be possible that DMart has taken loan from the bank. अभी उस लोन पे expenses DMart is paying. Now if I ask you, sorry, उस लोन पे interest what DMart is paying, if I ask you the interest what is paid on that loan, whether it is a short term or whether it is a long term loan, bank overdraft ho, CC ho, or it is a long term loan, doesn't matter, but what interest bank is paying on that loan, वो जो expense है, बिल्कुल interest expense है कंपनी का, DMart का, तो is that expense is a regular expense? क्या वो बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है? बिल्कुल नहीं है सर, बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस तो ग्रोसरीज वगैरह पे जा रहा है, तो सर फिर so it is, first of all, it is not a regular expense. अच्छा, apart from that, it might be possible that DMart, अभी अब current situation में देखो तो DMart like their share market and the profit and all going very well. In future, it might be possible that DMart has purchased certain number of shops. मान लो उन्होंने जो है कोई मॉल में से कुछ शॉप्स उन्होंने परचेस कर लिया, उन्होंने रेंट पे दे दिया। सर कौन? DMart ने। काम क्या था? ग्रोसरी सेल करना। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो? एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू परचेस सर्टेन, यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सर्टेन रियल एस्टेट। आप शॉप्स खरीद के उनको आप रेंट पे दे रहे हो। सो एवरी मंथ नाउ यू आर रिसीविंग रेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट DMart is now earning huge amount of money, so certain amount they invested into certain companies, उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स ले लिए। DMart ने मान लो डाबर में पैसे लगाए and they took shares of डाबर। DMart purchased certain shares of Jio Limited. They had huge amount of cash, so DMart ने क्या किया? फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो अभी यहां पे अगर हम देखें तो DMart is receiving income from rent, जो कि बिजनेस नहीं है उनका एक्चुअली में, बिकॉज DMart का बिजनेस ग्रोसरी करना है, ग्रोसरी सेल करके अर्न करना है। दे आर अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट व्हाट दे मेड, अभी मैंने कहा। दे आर अर्निंग डिविडेंड आउट ऑफ द शेयर्स दे इन्वेस्टेड प्रीवियसली। जियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उससे पैसे मिल रहे हैं। डाबर में इन्वेस्ट किया, उससे पैसे मिल रहे हैं। सो बेसिकली इनकम फ्रॉम रेंट, income from interest, because they have done certain amount of deposit into the bank, or every firm does that. And apart from that, income from investment, or you can say interest on investment. All these things, if you see, these are not the part of daily business operation. तो ये जाएगा किस कैटेगरी में? दिस विल गो इनटू द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्या करें सर ऐसी इनकम को? एवरीडे का इनकम है, नहीं है तो लेस कर दो। अच्छा सर, व्हाट अबाउट दैट एक्सपेंस व्हाट यू सेड, डेप्रिसिएशन एंड ऑल? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्वाइट ऑब्वियस है, वो क्या होगा? ऐड होगा, बिकॉज इन रियलिटी कैश डिड नॉट वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये तक इतना? ओके, तो एक बार जो है रिकॉल करते हैं कि हाउ वी हैव टू राइट दीज थिंग्स। ये क्लियर हुआ कि कैसे मिलेगा। इसके लिए भी एक और फॉर्मेट हमने देखा था, बहुत ईजी था। वी आर वेरी मच क्लियर दैट व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस पता है सर, सच एक्सपेंसेस इन विच कैश डजंट गो आउट ऑफ द बिजनेस। वी नो व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नाउ अभी नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या करें सर? ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस सच एज बैड डेब्ट्स। सर ऑल दिस थिंग्स विल बी गिवन इनटू द क्वेश्चन। यस, ये सारी चीजें लिखे रहेंगे आपको, बस मैंने कहा यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना आपको। ओके, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, करेक्ट? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट यू कैन कंसिडर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट
हाँ, एक और आइटम लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। सर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, सर हाउ? सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवेंचर्स क्या है पता है, हमने बीएस में किया था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रीवियस ईयर. So when company issue debentures, sometimes what happen, depends upon the circumstances of the financial market. Considering that it might be possible 100 रुपीज का डिबेंचर है, बट लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस कंपनी ने जो है उस पर डिस्काउंट दे दिया 10 रुपीज का, सो द डिबेंचर इट विल बी सोल्ड इनटू 90 रुपीज, तो 10 रुपीज कंपनी जो है दे शो इट एज एन एक्सपेंस इन पीएनएल अकाउंट. सो इट इज एक्चुअली अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, इसको भी सर ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी एडेड, बिकॉज इन रियलिटी कैश बाहर नहीं गया है. ओके, सो अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया. कुछ और याद आएगा तो बीच में वो भी लिख देंगे. सर्टेन थिंग्स व्हाट यू हैव टू टेक आउट ऑफ ऑपरेटिंग आइटम्स, और यू कैन से आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कुछ चीजें हम लोग को निकालनी रहेंगी. सर व्हाट यू हैव टू टेक आउट, सर्टेन एक्टिविटीज विच आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. मतलब पैसा तो आया, बट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ डीमार्ट, पैसा तो आया बट ग्रोसरी सेल करके नहीं आया. दिस अमाउंट व्हाट यू हैव अर्नड इज आउट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव डन सर्टेन अमाउंट ऑफ एफडी इनटू द बैंक. यू आर रिसीविंग द अमाउंट, बट बिकॉज यू हैव गिवन सर्टेन शॉप्स ऑन रेंट. तो ऐसे सारे इनकम को हम लेस करेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम. तो सर क्या क्या लेस किया जाए? यू कैन लेस रेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड इनकम, राइट? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रेंट, डिविडेंड इनकम, सर्टेन अदर थिंग्स जो कि नॉन हो सकता है. इंटरेस्ट इनकम, बेसिकली इंटरेस्ट इनकम, ये सब चीज क्या होगा, ये सब लेस होगा. सर क्यों लेस होगा? बिकॉज सर पैसा मिल रहा है, यू आर करेक्ट, कैश का इनफ्लो हो रहा है, बट इधर नहीं होना चाहिए. सर जाएगा कहां, देखेंगे बाद में फर्दर व्हेन विल मूव द चैप्टर, व्हेन विल मूव इनटू द चैप्टर. सो ये सब चीजें लेस होंगी. अच्छा, ऐड में जो है वन मोर थिंग यू हैव टू ऐड. एक और चीज याद आ गया, मैंने डिस्कस किया था दैट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, राइट? इंटरेस्ट लोन पे जो पे कर रही है इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, वेदर इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, सच एक्सपेंसेस इज समथिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग. तो आपने तो दिखा दिया उसको पेमेंट, तो वापस लेके आएंगे यहां पे, तो वापस में उसको एडअप कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और यू कैन से एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन यू कैन मेंशन. ये सारी चीजें जो है यहां पे लिखेंगे, और देन विल पुट अप हियर, एंड देन द सेम थिंग गोज हियर. बट इसमें से हम उसको क्या कर देंगे, यहां पे सब चीजें ऐड करेंगे, बट हियर देन विल सबट्रैक्ट एंड द फाइनल फिगर विल बी रिटन हियर. तो क्या ऐड और क्या लेस करना है पता है. सर नॉन कैश एक्सपेंस, सर ऐसा एक्सपेंस विच इज पेड बट which is shown but is actually non cash, so उसको add up करो. And apart from that any non operating items, it means any income which is actually not business income, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे. इतना तो क्लियर है. सर ऑपरेटिंग खत्म हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं. अभी भी जो है कुछ चीजें जो है यू हैव टू मेंशन देयर, है ना? अभी तो आपने ये दोनों चीजों को ऐड और लेस करके आपने यहां पे लिखा होगा. इसका टोटल जो है आप, ये तो लेस होगा, क्वाइट ऑब्वियस है, ये आपका ऐड हो जाएगा. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू मेंशन हियर. कुछ चीजें हम लोग को ऐड करनी है, जैसे चलो देखते हैं ऐड क्या होगा. नाउ कंसिडरिंग वन एग्जांपल, चलो यहां पे जो कुछ एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ आई से just as a part of the question, if we consider this, if I mention here assets and if I mention here assets में जो है we are under the head current assets, ठीक है? Okay, if I mention here stock, और 2 साल लेते हैं, पहले लेते हैं 17 and 16, है ना? Because current year is always taken first. This is part of the question considering it is a short balance sheet I'm making, trying to understand कि add or less next क्या करना है. ये लास्ट पार्ट है, फिर ऑपरेटिंग खत्म हमारा. अच्छा, in order to know this current assets में जो है stock in the year 17 we were having of rupees 1,50,000. In the year 16 stock is of rupees only 1 lakh. तो अभी यहां पे जो है 150 से 1 लाख जा रहा है, तो नहीं 1 लाख से 150 पे जा रहा है, तो थोड़ा और सिंपल लेते हैं सिचुएशन. इसको जो है ना विल कंसिडर एज 2,50,000, ठीक है? 16 में जो है स्टॉक था कितने का, 250 का. 17 में स्टॉक वी हैड ऑफ रुपीज 1,50,000. तो इससे क्या पता चलता है, सर 1 लाख का स्टॉक क्या हुआ है मार्केट में, सोल्ड हो गया है. क्या आया होगा अपने पास, सर कैश आया होगा.
क्लियर है? अच्छा, अभी इसको इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, स्टॉक और एनी ऑफ द करंट असेट, कोई भी करंट असेट अगर वो डिक्रीज हो रहा है, सो व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज सर रिसीट इन, सो प्रीवियस ईयर इट वाज डेटर्स वेर 3 लाख, दिस ईयर मेरे पास डेटर्स 1 लाख है, तो 2 लाख किधर गया? सो 2 लाख मीन्स यू हैव रिसीव्ड. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट डिक्रीज इन करंट असेट सिग्निफाइज रिसीट ऑफ कैश. एग्जांपल दिया मैंने स्टॉक का, कैसे स्टॉक जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैश आ रहा होगा. आई गिव एग्जांपल ऑफ डेटर्स आल्सो, दैट हाउ डेटर्स आर डिक्रीजिंग, आई एम रिसीविंग कैश. क्लियर है ये? ओके. अभी जो है कुछ चीजें और देखते हैं. सो अल्टीमेटली ऐड क्या होगा? इंक्रीज इन करंट असेट्स, वो क्या होगा? हमेशा ऐड होगा. अच्छा, कुछ चीजें और ऐड होंगी, 4 चीजें याद रखनी है. 2 ऐड होगा और 2 लेस होगा लास्ट में. इतना पार्ट याद है तो यू कैन से दैट द टफ पार्ट और यू कैन से द टिपिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू हैव डन. यहां से जो चीजें इजी हो जाती, स्टिल वी आर इन ऑपरेटिंग. अच्छा, इंक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट अपोजिट, सॉरी डिक्रीज होगा ना, अभी हम डिक्रीज देख रहे थे. सो डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होगा एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ये क्या होगा सर? ये भी ऐड होगा. सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्यों ऐड होगा? ये तो समझ में आ गया कि वाई डिक्रीज इन करंट असेट इज एडेड, बिकॉज करंट असेट्स कम हो रहा है मींस यू आर रिसीविंग द कैश. स्टॉक के केस में देखा, डेटर्स के केस में देखा, बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो अवर करंट असेट्स. इफ बिल्स रिसीवेबल प्रीवियस ईयर 5 लाख था, दिस ईयर बिल्स रिसीवेबल इज 0. सो किधर गया पैसा? वेयर इज योर बिल्स रिसीवेबल? इट मींस आई हैव रिसीव्ड, दैट इज व्हाई माय बिल्स रिसीवेबल इज 0. So it means I am receiving the cash. So whenever you are noticing, क्वेश्चन देखिए कि यार करंट असेट्स तो डिक्रीज हो रहा है, यहां पे हमने देखा डिक्रीज हो रहा है, और भी 2-3 चीजें डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज इन करंट असेट्स क्या करना है? ऐड करना है. कब कब ऐड होता है? whenever we are receiving the money. सर ये लेकिन क्यों ऐड हो रहा है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज देखते हैं सर. कंसिडरिंग वन सिचुएशन, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, नाउ बैंक ओडी, if I say that in 17 and in 16. In 17, bank overdraft is rupees 50,000. In 16, it was rupees 40,000. Previous year 40 था, this year bank overdraft is of 50,000. So 10,000 increase हो रहा है. Means I have taken extra amount of loan from the bank. Ultimately ये दिख क्या रहा है सर? It shows that current liability is increasing. So increase in current liability will always result into flow of cash into the business. ये तो बस एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है means increase in current liabilities, and that will ultimately increase what? That will ultimately increase the cash flow into the business. So increase in current liability क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. Okay, last part, less. सो क्या क्या चीजें हम इसमें जो है और लेस करने वाले जरा देख लेते हैं जल्दी से. अभी जो है सर्टेन थिंग्स यू रिमेंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट्स, स्टॉक. इसके पहले भी एग्जांपल लिया था, यहां पे सिचुएशन विल बी समथिंग डिफरेंट. Okay, apart from that, stock, debtors, we'll take example of debtors also. In the year 17 and 16, अभी जो है 17 में जो है stock और चलो काम करते हैं, we'll take debtors. debtors जो जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा आपके लिए. debtors considering that in the year 17 I am having of rupees any amount you can take 80,000. 16 में जो है debtors I had of rupees 60,000. so debtors तो बढ़ रहे हैं सर यहाँ पे आपके. so debtors are increasing, it means what? debtors जो है if debtors increase हो रहा है, it shows that कि जो है कैश का क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा से ज्यादा जो है आउटफ्लो हो रहा है. बहुत सारे debtors हो गए, मतलब बहुत सारा मैंने उनको पैसा दिया होगा कि ठीक है टेक दिस अमाउंट, गिव मी लेटर ऑन. कंसिडर assuming one situation.
सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट इंक्रीज, अब यहां पे देखो करंट एसेट्स बढ़ रहा है ना, पहले 60 था, राइट नाउ इट इज 80, सो करंट एसेट्स इज इंक्रीजिंग. सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे यहां पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमने ऐड किया है, वैसे ही इंक्रीज इन करंट एसेट्स विल ऑलवेज बी सबट्रैक्टेड बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो यहां पे जो है क्या क्या हम लेस करेंगे, कुछ चीजें याद रखो. लेस किया जाएगा सर, क्या लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और दूसरी चीजें करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज हो रहा हो तो. सर कैसे, अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जांपल ले लो, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज अभी हमने एग्जांपल लिया था. नाउ कंसीडरिंग दैट प्रीवियस ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट वाज ₹1 लाख, दिस ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट इज 0, सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. सर फिर से बोलिए, प्रीवियस ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट वाज ₹1 लाख, दिस ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट इज 0, इट मींस आई हैव पेड द कैश, तो बिजनेस के बाहर गया है पैसा. सो बिजनेस के बाहर गया मतलब क्या करना है, मतलब सर लेस करना है. एक बात जो है रिकॉल करेंगे, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पार्ट इसी के नीचे लिखना है आपको. सो इफ वी रिकॉल, वी नो दैट, पूरा एक बार चैप्टर अगर हम रिकॉल करें, सो वी नो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इट हैज 3 डिफरेंट हेड्स. पहला होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और थर्ड होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. अभी आज तो हमने बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखा है. नाउ रिगार्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, वी नो दैट सबसे पहले वी हैव टू राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने देखा था नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लेना है, देन वी हैव टू ऐड रिजर्व्स, वी हैव टू ऐड प्रोविजन ऑन टैक्स, वी हैव टू ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बिकॉज हमने देखा था प्रपोज्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या था. फर्दर वी हैव टू ऐड इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, और लास्ट में एक चीज लेस करना है, दैट इज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स बहुत ही रेयर होता है, वो मोस्टली नहीं आता है एग्जाम में, तो ब्लैंक ही जाने वाला आपका, अगर आपने फॉर्मेट बना लिया होगा तो. अच्छा मिल गया, ऐड और लेस कर दिया, मिल जाएगा आपको ये. Then adjustment of non-cash and non-operating items. Non-cash expenses are those expenses in which expenses are shown but in reality cash doesn't go out of the business. तो आपने तो एक्सपेंस दिखा दिया था नेट P&L अकाउंट बनाते टाइम, तो अब ऐड करेंगे वापस यहाँ पे. सो व्हाट आर थिंग्स व्हाट वी हैव एडेड, वी हैव एडेड डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, लॉस ऑन सेल. सर क्यों ऐड किया, बिकॉज ये वो एक्सपेंसेस हैं, खुद देखो आप ध्यान से, ये वो एक्सपेंसेस है जिसमें रियलिटी में जो है इन कैश हैव नॉट मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस. सो नहीं गया बाहर, नहीं गया, तो इसलिए ऐड कर देंगे इसको. अच्छा, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हाट वी डिडक्ट. सर ये आपने क्यों, इसको आपने क्यों ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बिकॉज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम. आपने एक्सपेंस दिखा दिया बट ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी नहीं है. डीमार्ट का हमने एग्जांपल देखा था. अच्छा, लेस क्या क्या करना है, लेस यू हैव टू डू सच इनकम विच यू हैव अर्नड बट इट इज एक्चुअली नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम, सच एज रेंट, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम. मैंने आपको एग्जांपल दे रहा है, डीमार्ट हैज गिवन सर्टेन शॉप्स ऑन रेंट, पैसा मिल रहा है, क्या वो बिजनेस का पैसा, नहीं सर, बिकॉज डीमार्ट का काम तो ग्रोसरी सेल करना था, इसलिए हमने इसको क्या किया, ऐसे जितने भी जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है सबको लेस करते जाओ, बिकॉज हमको फाइंड करना है प्योरली, क्या चीज प्योरली फाइंड करना है, प्योरली फाइंड करना है बस बिजनेस करके कितना पैसा आपने अर्न किया है. सो सब चीजें लेस करेंगे. और ये तो पार्ट बहुत ईजी था कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, स्टॉक कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सेल किया तो पैसा आ रहा होगा, हमने इसलिए क्या किया, ऐड कर दिया. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, सर करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, सर 1 लाख था अब 2 लाख है, नेक्स्ट 3 लाख हो जा रहा है, तो व्हाई योर बैंक ओवरड्राफ्ट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू हैव टेकन सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन, आप कंटिन्यूस बेसिस पे लोन लिए जा रहे हो, इसलिए आपका जो है बढ़ रहा है कैश, कैश बढ़ रहा है मतलब ऐड करना है, एंड वाइस वर्सा. क्लियर होगा आई होप. So in the next class we'll start with our second heading, that is cash flow from investing activity. Okay, so thank you students, we'll catch you in the next class.